Assalamu alaikum everyone. Continuing with chapter 2 of Sales of Goods Act 1930 जिसमें हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हमें पता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स हैं और वो गुड्स कौन से हैं, वो हैं मूवेबल गुड्स, क्योंकि इमूवेबल गुड्स के लिए एक अलहदा एक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से, जबकि जो मूवेबल गुड्स हैं वो हम डील करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। तो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का गुड्स हैं, और लेकिन गुड्स की भी क्लासिफिकेशन है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी, जो फर्स्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नेम से। उसमें हमने इन्हें डिटेल में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन गुड्स की सारी, जिसमें फ्यूचर गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, एसर्टेन और अनएसर्टेन सब हमने डिस्कस किए थे। अब इसमें सेक्शन 4 में भी हम देख लेते हैं कि एग्जिस्टिंग गुड्स, हमें पता है कि गुड्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हमने जो सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स है तो वो लाजमी एग्जिस्टिंग होने चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें लाजमी एग्जिस्टिंग गुड्स तो हों। फ्यूचर गुड्स इन्होंने इसलिए कहा है कि वो अग्रीमेंट टू सेल में आते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो अग्रीमेंट होता है जस्ट। इसका मतलब उसे लीगली बाइंडिंग या लीगली इन्फोर्सेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें एग्जिस्टिंग गुड्स होने चाहिए। इसीलिए उसको उसके जो गुड्स होते हैं उन्हें फ्यूचर गुड्स कहा जाता है, एग्जिस्टिंग नहीं कहा जाता, क्योंकि वो अभी सिर्फ अग्रीमेंट होता है कि फ्यूचर में जब वो गुड्स एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे तब वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसलिए जब वो अग्रीमेंट हो रहा होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, जस्ट अग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। क्योंकि अग्रीमेंट की डेफिनेशन हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ी है कि जस्ट प्रोमिसेस होती हैं जो दोनों पार्टी से एक दूसरे से करते हैं, वो लीगली नहीं होती। जबकि हमने सेक्शन 2 के सबसेक्शन एच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट वो है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, इट मीन्स लीगली हो। तो लीगली होने के लिए एग्जिस्टिंग गुड्स लाजमी होने चाहिए, इसलिए जो फ्यूचर गुड्स हैं वो अग्रीमेंट टू सेल में होते हैं, ताकि जब फ्यूचर का टाइम आए वो फ्यूचर गुड्स एग्जिस्टेंस में आ जाए तो वो अग्रीमेंट टू सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, जस्ट सेल में, और वो किसके, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, ठीक है। इसके साथ साथ सेक्शन 6 में कंटिंजेंट गुड्स का भी बताया गया था, जो मैंने पहले भी बताया था कि कंटिंजेंट गुड वो होते हैं जो फ्यूचर कंटिंजेंसी पे डिपेंड करते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करते हैं कि सेलर जो है वो बायर से प्रॉमिस करता है कुछ डिलीवर करने का उसे गुड्स को फ्यूचर के लिए, लेकिन उसे साथ ये भी कहता है कि जैसे मिसाल के तौर पे उसके पास अगर वो सामान इस टाइम पे नहीं है, कोई रॉ मटेरियल है जिसके पास वो नहीं है, तो वो बायर को कहता है अगर फ्यूचर में वो रॉ मटेरियल मेरे पास आ गया, मुझे वो सामान कहीं से मिल गया, तो फिर मैं आपको मैन्युफैक्चर करके दे दूँगा, अगर नहीं मिला तो नहीं दूँगा। जिस इस तरह से यहाँ पे हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर बात आ गई ना, तो वो जो गुड्स होते हैं वो कंटिंजेंट होते हैं, और एग्जिस्टेंस ऑफ वही गुड्स होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, जो एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मौजूद हों, और जो मौजूद नहीं होते वो फ्यूचर गुड्स होते हैं जिनमें हम अग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 7 बताता है और सेक्शन 8 जो है वो रूल्स बताता है जो इन्हीं जो सेक्शन 6 में गुड्स की क्लासिफिकेशन की गई है उन्हीं से रिलेट करते हैं, लेकिन ये जनरल रूल्स हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के, जो डील करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स से, कि गुड्स अगर बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आफ्टर मेकिंग ऑफ अग्रीमेंट टू सेल अगर डिस्ट्रक्ट हो जाएं या ख़राब हो जाएं या बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा उस टाइम पे, उस कॉन्ट्रैक्ट या उस एग्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी, वो सेक्शन 7 और 8 में बताई गई है, वो रूल्स हैं जनरल। तो सबसे पहले सेक्शन 7 बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को वॉइड कह दिया जाएगा अगर उसमें 3 कंडीशंस होंगी, ठीक है। जिसमें सबसे पहले है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लाजमी किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए हो, ठीक है। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि स्पेसिफिक गुड्स के हवाले से है, और सेकेंडली वो गुड्स पेरिश हो गए हों या फिर डैमेज हो गए हों, और वो जो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से आपने किसी से वादा किया था और सामने वाले ने आपको कोई डिस्क्रिप्शन दी थी कि मुझे इसी टाइप के चाहिए, या कोई सैंपल दिखाया था कि मुझे सिर्फ इसके जैसे ही वो गुड्स चाहिए, ठीक है। वो ही गुड्स आपके जो स्पेसिफाइड थे, इट मीन्स अगर उसने डिस्क्रिप्शन बताई थी तो इट मीन्स वो स्पेसिफाइड थे लेकिन वो ख़राब हो गए, ठीक है। थर्डली सेलर जो है वो भी अवेयर नहीं था, इसका मतलब ये फैक्ट की बात थी, जैसे मिसाल के तौर पे ए ने बी से कोई गुड्स की बात कर ली जो कि उस टाइम पे वो उसके पास मौजूद नहीं है लेकिन उसे ख़ुद को भी नहीं पता। जैसे मिसाल के तौर पे कोई किसी को अपना हॉर्स सेल कर रहा है
और उसके पास बहुत सारी किस्म के हैं, ब्लैक के, ब्राउन है, वाइट है, इस तरह के 3-4 किस्म के हॉर्स हैं। बायर कहता है मुझे आपका वाइट वाला हॉर्स चाहिए। सेलर को भी पता होता है कि हाँ वो मेरा हॉर्स मतलब रखा हुआ है, वो तीनों के तीनों खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। वो कहीं और गए हुए होते हैं, उन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो उसे उसका वाइट वाला हॉर्स सेल करेगा, और वो कहता है ठीक है, वो भी एग्री करता है कि वो उसे बाय करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन उससे 2 मिनट पहले ही, सेलर को पता भी नहीं है, 2 मिनट पहले ही उसका घोड़ा, वो जो वाइट वाला होता है, वो मर जाता है। तो फिर यहाँ पर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। पहली ये कि स्पेसिफाइड कर दिया था उसने, स्पेसिफिक गुड्स थे इसमें। सेकेंडली ये कि वो ख़राब हो चुका है, यानी कि जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताई थी उस हिसाब से वो जो सब्जेक्ट मैटर था वो रहा ही नहीं। जैसे कि उसमें वो हॉर्स था, वो भी वाइट वाला, ठीक है। उसके बाद थर्डली ये कि सेलर को भी नहीं पता, यानी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था। और इसमें बायलैटरल मिस्टेक हुई है एक तरह से, जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की। तो फिर जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था कि मिस्टेक अगर बायलैटरल हो तो वो हमेशा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो यहाँ भी यही बताया गया है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड रूल जो सेक्शन 8 में बताया गया है गुड्स से रिलेटेड, वो ये है कि अग्रीमेंट टू सेल है। इसमें बात की गई है कि गुड्स ख़राब हो जाए, पेरिश हो जाए आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 7 में बात की गई थी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक हो रहा है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उधर, तो वो तो हमें पता है कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट आती है तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। और यहाँ पर तो बायलैटरल है, ना सेलर को पता था ना बायर को पता था कि जो जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही उस टाइम पे मौजूद ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन सेक्शन 8 में सेकंड रूल उन्होंने ये बताया है कि गुड्स पेरिश हो रहे हैं बिफोर सेल बट आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल। अब हमें पता है कि अग्रीमेंट टू सेल तो वो होता है जो हम फ्यूचर गुड्स पर करते हैं, ठीक है। और साथ साथ इन्होंने कहा सेल नहीं हुई अभी, मतलब कि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, अभी सिर्फ अग्रीमेंट किया गया था दोनों पार्टीज़ ने कि मैं आपको ये चीज़ सेल करूँगा और सामने वाला कि मैं आपसे ये फ्यूचर में ये चीज़ खरीदूँगा, ठीक है। ये अग्रीमेंट हुआ है और गुड्स पेरिश हो जाएं तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सेक्शन 8 में बताया गया है। तो सेक्शन 8 पहले कहता है कि जब भी अग्रीमेंट टू सेल हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा अगर उसमें ये 4 चीज़ें हैं। पहली तो ये कि अग्रीमेंट होगा वो स्पेसिफिक गुड्स का। अच्छा, ये सेक्शन 7 और 8 दोनों में स्पेसिफिक गुड्स के हवाले से ही बात की गई है, जस्ट एग्जिस्टिंग और एसिटेन और अनस्टेन इस तरह का कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स से रिलेट बात हुई है इन दोनों में। तो ये कह रहे हैं कि अगर अग्रीमेंट टू सेल भी स्पेसिफिक गुड्स का हुआ है, जैसे हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट भी उस टाइम पे स्पेसिफाइड किया था ना उसने कि मुझे इतने सारे हॉर्सेस में से कोई एक चाहिए, उसने बताया था, डिस्क्रिप्शन दी थी, इसी पे स्पेसिफाइड किया था, तो वो भी स्पेसिफिक गुड्स से रिलेटेड था। और यहाँ 8 भी कहा है कि जो अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है ना वो स्पेसिफिक गुड्स का हो रहा है। सेकेंडली, जो गुड्स हैं वो पेरिश हो चुके हैं और उसकी जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी थी, स्पेसिफाई किया था, वो उससे बिल्कुल भी नहीं मिलते अगर ऐसा हुआ है। और थर्डली, उसमें दोनों में से किसी का भी फॉल्ट ना हो, जो हमने पढ़ा था ना, फॉल्ट हो, कोई जानबूझकर कोई गलत ऐसे करे, तो ऐसा कुछ ना हो, दोनों गुड फेथ में हो। फोर्थली, यही कि जो रिस्क है वो अभी तक बायर में ट्रांसफ़र नहीं हुआ हो। रिस्क का बायर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाना ये डिटेल्ड में इसमें बताया गया है सेल्स ऑफ गुड्स में सेक्शन 26 में कि रिस्क कब ट्रांसफ़र होता है बायर के पास, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन यहाँ पर तो अग्रीमेंट टू सेल की बात है ना, तो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र हुई नहीं थी, इसका मतलब रिस्क बायर के पास अभी ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं था, सेलर के पास ही था प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है, जैसे कि अभी हमने हॉर्स की एग्जाम्पल देखी तो उधर तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात थी कि उसी टाइम पर वो चीज़ मौजूद थी ही नहीं जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। अब यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ है कि वो फ्यूचर में उसे सेल करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे जो हॉर्स है वही फॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि उसने कहा कि मैं आपसे ये जो वाइट हॉर्स है ना, हमने वाइट हॉर्स बात की थी, ये मैं आपसे 1 वीक बाद लूँगा। और वो भी बंदा कहता है ठीक है, आप ये मुझसे ना 1 वीक बाद ले लेना, जब तक मैं इसको ज़रा साफ़ कर लूँ, कुछ भी बात कह के उसने इस तरह से उन लोगों ने अग्रीमेंट किया कि वो फ्यूचर में उसे सेल करेगा। अभी सेल हुई नहीं है, जस्ट अग्रीमेंट टू सेल किया दोनों ने, और वो अग्रीमेंट टू बाय हो गया उसका कि मैं बाय करूँगा। ये इन दोनों का ये होता है। लेकिन
होता यह है कि एक वीक बाद की बात होती है, लेकिन वो तीसरे दिन ही वो हॉर्स मर जाता है, तीसरे या चौथे दिन वो हॉर्स मर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट मैटर जो था स्पेसिफाइड था ना, वो गुड कि वो भी गुड्स क्या थे, स्पेसिफाइड थे, वो डिस्ट्रक्ट हो गए। और ना ही तो इसमें सेलर की कोई गलती है, उसने जानबूझ के तो नहीं मारा, और ना बायर की कोई गलती है, ठीक है। और साथ साथ अभी तक रिस्क भी नहीं गया था बायर के पास, अभी सेलर के पास ही था वो। क्योंकि जो ये अग्रीमेंट टू सेल है ना, ये जस्ट अग्रीमेंट होता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अभी बायर्स के पास इतने ज़्यादा राइट नहीं है जितना सेलर के पास है, ठीक है, क्योंकि जस्ट ये अग्रीमेंट हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट में मुकम्मल राइट्स आ जाते हैं उसके पास। तो इसका मतलब अगर इस तरह का कुछ हो जाए कि अभी वो सेल नहीं हुई थी, जस्ट अग्रीमेंट हुआ था, और वो सब्जेक्ट मैटर ही ख़त्म हो जाए और डिस्क्रिप्शन से भी ना मिलता हो, मतलब ऐसा हो कि बिल्कुल जो डिस्क्रिप्शन दी गई थी, स्पेसिफाइड किया था, उससे मिलता ही ना हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाए वो चीज़, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, कोई भी गुड्स हो सकते हैं, तो हॉर्स की एक जस्ट एग्जांपल थी। तो कॉन्ट्रैक्ट, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहता है सेक्शन 8 कि अगर इस तरह का कुछ हो तो वो अग्रीमेंट को अवॉइड किया जा सकता है, मतलब कि वो अग्रीमेंट अवॉइड हो जाएगा, यानी कि वही वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सेक्शन 7 और 8 है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हैं स्पेसिफिक गुड्स के, जो मैंने आपको पहले भी बताया, अनएसर्टेन गुड्स से रिलेट नहीं करते। और जो अनएसर्टेन गुड्स हैं वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अग्रीमेंट से पहले या बाद में या कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम, तो उस वो कभी भी वॉइड नहीं होते, क्योंकि वो अनएसर्टेन है ना, अभी उन्हें एसर्टेन ही नहीं किया गया। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बल्क क्वांटिटी में है, तो उनको अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, या फिर क्या नाम है, अग्रीमेंट टू सेल के दरमियान टाइम पर, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड नहीं होते। सिर्फ स्पेसिफाइड अगर कुछ किया गया था डिस्क्रिप्शन बताकर, तो वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएं एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग, और जब हम अग्रीमेंट सेल करें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाते हैं। ये था, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।